हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ सीख लिया था, तो आइए अब सेकंड पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जो अगली टॉपिक है 2.2, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद द बेसिक सब्सटेंसेस। क्या होगा जब एसिडिक सब्सटेंसेस को बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिलाया जाएगा। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। एक्टिविटी 2.7 है ये। लेट अस एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। और उसमें क्या करना है, 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिक्स कर देना है। यानी कि 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस में 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऑब्जर्व द कलर। अभी इस समय अगर आप इसके कलर को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। अब क्या करना है, एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। अब हमें क्या करना है कि इस सॉल्यूशन में कुछ, ठीक है, एक ड्रॉप हमें ब्लू लिटमस को मिला लेना है। जब हम एक ड्रॉप ब्लू लिटमस को मिलाएंगे तो इसका कलर चेंज देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो अभी ट्रांसपेरेंट था अब वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज 2.10A। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, फिर स्लोली एड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, स्लोली स्लोली इस टेस्ट ट्यूब में क्या मिलाना है, लाइम वाटर को मिलाना है with the help of a dropper and swirl it well। और ड्रॉपर की मदद से मिलाना और उसको swirl करना है, ठीक है, घुमाना है अच्छे से। और what do you observe, is there any change in the color of the solution। तो जब हम इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे क्या मिलाएंगे, धीरे धीरे जब हम इसमें लाइम वाटर मिलाएंगे तो उसका जो रेड कलर है वो थोड़ा थोड़ा हल्का होता चला जाएगा। अ स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो धीरे धीरे जब हम लाइम वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो रेड था अब वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस सॉल्यूशन में क्या मिला देंगे, लेमन जूस को मिलाएंगे। कैन यू प्रेडिक्ट वाई देयर इज अ चेंज इन अ कलर। तो अब हम फिर से देखेंगे कि अब ये ब्लू सॉल्यूशन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि पहले क्या हुआ कि जो लेमन जूस था या लेमन जूस सॉल्यूशन था उसमें जब हमने ब्लू लिटमस को डाला था तो हमें मिला था, क्या मिला था, हमें रेड सॉल्यूशन मिला था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस रेड सॉल्यूशन में लाइम वाटर को मिलाया, पहले थोड़ा मिलाया तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, फिर और मिलाया और ये हल्का हो जाएगा। और धीरे 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 जब हम क्वांटिटी लाइम वाटर की बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर ये रेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम फिर से इस ब्लू सॉल्यूशन में जब हम लेमन जूस को मिलाएंगे, ठीक है, तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, जब हम लेमन सॉल्यूशन को मिलाएंगे इसमें फिर से, तो फिर से इस सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन का कलर रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपसे प्रेडिक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि ये कलर चेंज क्यों हुआ है। तो देखिए, जब हम एसिड में बेस को मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन के कारण, ठीक है, एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। यानी कि जब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो बेस की जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और जब बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो एसिड की जो इफेक्ट है वो हमें कम देखने को मिलेगा। अगर एसिड और बेस दोनों बराबर हैं तो उन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया यही पर इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है कि इनिशियली व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। तो प्रारंभ में जब हमने क्या मिलाया, जब हमने ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस को मिलाया, ठीक है, किसमें, लेमन जूस में, तो उसका जो कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। एंड व्हेन द लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब, और जब इसी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या मिलाया, लाइम वाटर को मिलाया, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू।
तो फिर से उस सॉल्यूशन का जो कलर था वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया। दिस सो दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। ये दिखाता है कि जो सॉल्यूशन है उस टेस्ट ट्यूब में अब वो एसिडिक नहीं रहा। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। लाइम वाटर ने न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड के इफेक्ट को। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic। यानी कि जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में या एसिड को मिक्स करते हैं विद व्हाट बेसिक सॉल्यूशन के साथ इन सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो हम पाते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है वो ना तो एसिडिक रहता है और ना तो बेसिक रहता है। सच रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रखना है कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है तो उन दोनों के बीच जो रिएक्शन होता है हम उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है? जनरली जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। और इस पूरे रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन आप लिखोगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड प्लस बेस क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर, और साथ में यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होगा। चीज को ध्यान में रखना। There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization processes। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां आप ऑब्जर्व कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को। लेट अस फाइंड आउट 2.3 न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। तो अब हमें पढ़ना है 2.3 में कि न्यूट्रलाइजेशन का हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, कहाँ कहाँ यूज है। तो चलिए पढ़ते हैं सिचुएशन 1। कृति वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड्स रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। अब कृति जो है वो क्या कर रही है? ऑब्जर्व कर रही है एक तितली को। उसका हाथ पेड़ के एक तने पर है। सडनली अ रेड एंट बाइट हर, लिविंग हर स्किन रेड विद द स्टिंगिंग पेन। अब अचानक से क्या होता है? एक लाल चींटी आती है और उसे काट लेती है, जिससे उसका जो स्किन था वो रेड हो जाता है और उसे जलन होने लगती है। हर ब्रदर हेल्प्ड हर अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया विच रिलीव्ड द पेन। अब उसका भाई जो है, ठीक है, वो क्या करता है? जो गीला बेकिंग सोडा होता है ना, मोस्ट बेकिंग सोडा होता है, उसे लगाता है जिससे उसको जलन कम हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीजन फॉर दिस? आपको क्या लगता है इस एंट के काटने से, है ना, कृति को पेन क्यों हुआ होगा? और जब उसके भाई ने उस पर बेकिंग सोडा को रब कर दिया तो उसको रिलीफ कैसे मिल गया? उस पेन से उसको रिलीफ कैसे मिला? तो आइए देखते हैं। When an ant bites, it inject an acidic liquid। जब एक अंट बाइट करता है तो वो एक एसिडिक लिक्विड को, है ना, स्किन पे इंजेक्ट कर देता है और वो एसिड होती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा विच इज अ बेस। अब हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? बेकिंग सोडा को रब करके, जो एक बेस है। What remedies do people use to treat ant bites in your region? आपके एरिया में लोग अंट बाइट से रिलीफ पाने के लिए क्या करते हैं? क्या रेमेडीज अपनाते हैं? तो देखिए, गांव में लोग जनरली क्या करते हैं? गांव में लोग चूने को लगा लेते हैं, या फिर जनरली वो मिट्टी को लगा यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है? चूंकि चूना और मिट्टी जो होता है वो जनरली बेसिक प्रॉपर्टी को रखता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो जलन होती है ना, पेन से हमें रिलीफ मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन 2 में क्या दिया हुआ है कि ऑन द फार्मर्स पोर्टल। अब ये फार्मर्स पोर्टल क्या है? एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड द फार्मर्स वेलफेयर। यानी कि ये फार्मर्स पोर्टल क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अ क्वेरी फ्रॉम फार्मर स्टेट्स। तो एक फार्मर ने पूछा, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। मेरे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहे हैं। After a detailed discussion, it was found that the excessive use of chemical fertilizers। अब डिटेल्स डिस्कशन के बाद पता चला कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने के कारण, अब ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? सब्सटेंसेस एडेड टू द सॉइल
हेल्प प्लांट टू ग्रो। एक्चुअली फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, सॉइल को, जिसके कारण प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। बट कभी कभी फार्मर्स क्या कर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, तो सॉइल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, यानी कि मेड द सॉइल एसिडिक। यानी कि फर्टिलाइजर के बहुत ज़्यादा यूज करने के कारण वो जो सॉइल था वो क्या हो गया, एसिडिक हो चुका है। वॉट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम। अब उससे क्या रेमेडीज अपनाना चाहिए। When the soil is too acidic, the plants do not grow well. अब जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम। इसे चूने के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, विच इज़ अ बेस, जो क्या है, एक बेस है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये फार्मर अपने फील्ड में एक वाइट पाउडर मिला रहा है, और ये वाइट पाउडर क्या है, ये वाइट पाउडर जो है जनरली लाइम है, चूना है, ठीक है। चूने के अलावे, ठीक है, लाइम के अलावे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, स्लैग्ड लाइम, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी चौक का पाउडर आप बोल लो। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्टेड लीव आर एडेड टू इट। तो अगर सॉइल क्या हो जाए, बेसिक हो जाए किसी कारण से, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर या कंपोस्टेड लीव्स जो होता है, पत्तियों की खाद, है ना, उन्हें मिलाया जाता है। Organic matter releases acids that neutralize the basic nature of soil। अब ये ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, जो क्या करता है, बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। समटाइम्स द सॉइल्स मे बी न्यूट्रल बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे बी स्टिल सो पुअर हेल्थ। कभी कभी सॉइल न्यूट्रल होने के बावजूद प्लांट्स की ग्रोथ कमजोर होती है, विच कैन बी ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी के कारण होता है। यानी कि कभी कभी न्यूट्रल सॉइल में भी क्या होती है, प्लांट्स की ग्रोइंग जो होती है वो पुअर होती है, बिकॉज ऐसे सॉइल जो न्यूट्रल सॉइल होते हैं उसमें क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। सिचुएशन 3 देखते हैं। अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। तो अश्विन का जो फ्रेंड है गुरबीर, वो कहाँ रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में रहता है। ही शेयर्ड विद हिम that the fish population in his neighborhood lake was declining day by day। तो बताता है कि उसके इलाके में जो लेक है उसमें फिश पॉपुलेशन दिन ब दिन कम हो रहा है। What do you think might be cause for this? आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण होगा। It may be due to the factory waste being released into the lake। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट जो है उसे रिलीज किया जा रहा होगा उस लेक में। If the factory waste is acidic in nature, what could be done to save the fish in the lake? यदि फैक्ट्री वेस्ट जो है वो क्या हो, एसिडिक नेचर का हो, तो क्या किया जा सकता है ना, लेक में जो फिशेस हैं उनको बचाने के लिए। द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है, क्या मिलाकर, बेसिक सब्सटेंसेस को मिलाकर उनको लेक में रिलीज करने से पहले। यानी कि लेक में रिलीज करने से पहले फैक्ट्री वेस्ट को हमें क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस मिलाकर। लेट अस रैप अप, चलिए खत्म करते हैं। नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन अश्विन एंड कृति पेपर शीट्स व्हेन द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। क्या आप बता सकते हैं कि अश्विन और कृति के पेपर शीट पर वो लिक्विड स्प्रे किया गया तो उन पर वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड साइंस क्यों दिखाई दिया। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उसमें ऑलरेडी किसी सॉल्यूशन से, है ना, किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन से उस पर ऑलरेडी लिखा गया होगा, और जब उस पर हमने किसी इंडिकेटर्स को स्प्रे किया तो हम उस एसिड और बेस के कलर को साफ साफ देख सकते हैं। यानी कि इंडिकेटर्स के कलर चेंज होने के कारण हम उन शब्दों को देख सकते हैं। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी could be using a turmeric solution for the spraying liquid and a soap solution for writing on paper? तो क्या आप सोच सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जो टर्मरिक सॉल्यूशन है उसको एज अ स्प्रेइंग लिक्विड यूज किया गया होगा, एंड अ सॉप सॉल्यूशन जो होगा उसको राइटिंग के लिए यूज किया गया होगा ऑन पेपर पे। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है, ठीक है। आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। इन अ नट सेल्स, इसको भी हम रीड कर लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो अब तक हमने सीखा कि सब्सटेंसेस अराउंड अस मे बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस।
हमारे अगल बगल जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्लासीफाई किया जा सकता है एज एसिड, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के फॉर्म में। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एसेट्रा कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। अब ये जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो जूस होता है उस लाइकन का, रेड रोज का, रेड हिबिस्कस का जिसको गुड़हल आप कहते हो, पर्पल कैबेज का, टर्मरिक का, उसको यूज किया जा सकता है इंडिकेट करने के लिए नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को। Substances that show different color in acidic and basic solution are called acid base indicators। अब वो substances जो शो करते हैं डिफरेंट कलर्स एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ, उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर्स कहा जाता है। एसिड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बेसिस टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब ये जो रेड रोज जो था उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, एंड ग्रीन कलर्स इन बेसिक सॉल्यूशन। और ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट था वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ ग्रीन कलर देता है। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन अनचेंज इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब क्या बोला जा रहा है कि जो येलो कलर होता है टर्मरिक का, हल्दी का, वो रेड हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, बट रिमेन अनचेंज होता है वो, यानी कि बदलता नहीं है उसका कलर, वो येलो का येलो रहता है एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फॉर्मिंग द सॉल्ट एंड वाटर। और क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। along with evolution of heat, हीट के evolution के साथ, यानी कि साथ में हीट को भी evolve करते हैं। Many day-to-day problems like a red ant bite, acidic or basic nature of soil and industrial waste can be attempt to be managed by process of neutralization। अब हम अपने डे टू डे लाइफ में जैसे कि एंट के बाइट करने पर, है ना, या एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉइल के होने पर, या इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, जो होते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मैनेज कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि अगर हमें पता है कि जो सब्सटेंसेस है वो एसिड है या बेस है, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उनके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।